गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज मैं पढ़ा रही हूँ 8th क्लास की सोशल स्टडी का ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी भूमि, मिट्टी, पानी, प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीवन या वन्य जीवन। Land, soil, water, natural vegetation and wildlife are the main resources for all forms of life on the earth। जिस प्रकार से हमने नेचुरल रिसोर्सेज हमने पढ़े थे, जिसमें भूमि है, मिट्टी है, पानी है और प्राकृतिक वन संपदा, वनस्पति वन संपदा, यह बहुत ही मुख्य जो संसाधन है वह विभिन्न रूपों में पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है। We need to understand the uses and limitation and the various method to conserve them। हमें यह आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता कि हम इन सभी संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से करें, सीमित मात्रा में करें और उसे संरक्षित करने के लिए कौन कौन से मेथड या कौन कौन सी विधियां अपनाएं। यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल जो रिसोर्सेस है, उन्हें बचाने के लिए हमें कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से तरीके अपनाने चाहिए जिसके द्वारा कि इन सभी की बचत हो और ये इसका मिसयूज ना हो। फर्स्ट हम पढ़ेंगे लैंड। लैंड में होता है भूमि। भूमि मतलब पृथ्वी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑन द अर्थ इज़ लैंड। पृथ्वी का सबसे मुख्य जो रिसोर्स से संसाधन है वह है लैंड यानी भूमि। इट इज़ कवरिंग नियरली 30% ऑफ द अर्थ सरफेस। यह पृथ्वी की 30% क्षेत्र पर फैली हुई है। बाकी जगह आपको पता ही है वाटर बॉडीज़ है, आउट ऑफ विच ओनली ए स्मॉल एरियाज इनहेबिटेबल। और इसी 30% में से सिर्फ एक छोटा सा एरिया ही, छोटा सा क्षेत्र ही सजीवों के रहने लायक है। नियरली 1/3 एरिया इज़ हैबिटेबल एंड द रेस्ट ऑफ द रीजन इज़ नॉट हैबिटेबल। और इसमें से ओनली फॉर सिर्फ 1/3 1/3 यानी 1/3 भाग ही रहने लायक है और बाकी क्षेत्र में रहवास नहीं कर सकते, हम लोग नहीं रह सकते हैं। देयर इज़ एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन हैबिटेबल लैंड एरिया ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। और यह इस पृथ्वी के ऊपर जो हैबिटेबल एरिया है, जो रहवासी क्षेत्र है, वहाँ पर अनित या अनिश्चित या अधिक मात्रा डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, जनसंख्या का, यानी कि कहीं पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, कहीं पर कम जनसंख्या निवास करती है, यानी असमान जो जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन है, रहने का जो है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो किस तरीके से, ये क्यों है, उसके कुछ फैक्टर हम पढ़ेंगे, तत्व पढ़ेंगे। पहला है इसमें वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, यानी कि प्रत्येक स्थान का जो लैंड की जो क्लाइमेट यानी भूमि अलग है और साथ में जलवायु भी अलग है। यानी कि किसी भी जगह पर जो पृथ्वी है वह समान नहीं है और साथ में ही क्लाइमेट भी अलग है। कहीं पर ज़्यादा हॉट है तो कहीं पर कोल्ड है। यानी कि जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं थार का डेजर्ट, यानी हमारा राजस्थान का जो डेजर्ट है उसमें हॉट क्लाइमेट है यह, और साथ में यहाँ की लैंड है यानी भूमि है वह अनफर्टिली है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। साथ में ही मौसम जो जलवायु है वह भी हॉट पाया जाता है। सेकेंड है आपके अनइवन टोपोग्राफी, यानी कि असमान भू आकृतियाँ, यानी कि इस लैंड पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ है। कहीं पर प्लेटू है यानी पठार है, कहीं पर प्लेन्स यानी मैदान है, कहीं पर माउंटेन है, कहीं रिवर है और कहीं कोस्टल एरियाज है। और इस टोपोग्राफी के कारण ही, असमान टोपोग्राफी के कारण ही जनसंख्या पे असर पड़ता है, पॉपुलेशन पे, और उसके अनुसार ही जनसंख्या निवास करती है। थर्ड है स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन, साथ में जो पर्वतों का जो खड़ा ढलान होता है, यानी जो पर्वत होता है उसके ढाल खड़े होते हैं, इसका भी जनसंख्या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है। लो लैंग एरियाज विच आर फ्लड विथ वाटर एंड हैव वाटर लॉगिंग, साथ में ही लो लैंग एरियाज यानी जो भूमि बिल्कुल ही सतह, पानी की सतह यानी कि वाटर बॉडीज़ के नीचे है, आई हुई है, जहाँ पर बाढ़ आने का खतरा अधिक होता है और साथ में जल भराव क्षमता, और जैसे ओडिशा है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर क्या होता है कि यह बिल्कुल ही कोस्टल एरिया इसके नीचे आई हुई निम्न भूमि है। यहाँ पर पानी का भरने की क्षमता, तूफान बाढ़ आती रहती है और साथ में पानी का भराव भी होता रहता है, जिसके कारण यहाँ पर क्लाइमेट अलग है और साथ में पॉपुलेशन भी अलग है। सैंडी एंड डेजर्ट एरियाज, जैसा मैंने बताया आपको, रेतीला और रेगिस्तान
जो क्षेत्र है, यानी कि मरुस्थलीय एरिया में भी लोग कम रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट गर्म होता है, साथ में वहाँ की जो लैंड होती है वो अनफर्टिली होती है इसलिए। तो ये सारे फैक्टर हमने जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है जो लैंड के ऊपर है उसके बारे में पढ़े। द प्लेन एंड रिवर वैली आर जनरली सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड देयरफॉर जो प्लेन मतलब होता है मैदान, जो मैदानी क्षेत्र है, और रिवर वैलीज होती है, रिवर वैली मतलब नदी घाटियों का क्षेत्र है, वो सामान्यतः रहने के लिए और कल्टीवेशन मतलब कि अन्न उगाने के लिए, कृषि करने के लिए, अनाज उत्पादन करने के लिए बहुत ही सुटेबल होते हैं, योग्य होते हैं। दे आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए यह क्षेत्र दुनिया का सबसे अधिक पॉपुलेट क्षेत्र होता है, यानी अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है। जैसा कि आपको पता है, जहाँ जनसंख्या वहीं निवास करती जहाँ पानी की सुविधा हो और साथ में जहाँ पर कल्टीवेशन यानी कि अधिक मात्रा में हम कृषि कर सकते हैं, तो वहीं पर जनसंख्या अधिक रहना पसंद करती है। इसलिए जो प्लेन्स है और रिवर वैलीज जो एरिया है वहाँ पर वर्ल्ड की सबसे अधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द थिक फॉरेस्ट, डेजर्ट, हाई माउंटेन एंड प्लेस हैविंग अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आर स्पेशली पॉपुलेटेड। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं थिक फॉरेस्ट, मतलब होता है घने जंगल, रेगिस्तान और हाई माउंटेन यानी उच्च जो पर्वतमालाएं होती है, और ऐसे प्लेस जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं होती है, जहाँ क्लाइमेट और जहाँ की भूमि सही नहीं होती, वहाँ पर लोग कम रहना पसंद करते हैं और वहाँ पे जनसंख्या कम रहती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैंड यूज़, भूमि का उपयोग। ये सब तो हमने यह पढ़ा कि कहाँ पर जनसंख्या अधिक रहती है और कहाँ पर कम रहती है, कम क्यों रहती है उसके हमने फैक्टर पढ़े थे, और ज़्यादा कहाँ पर रहती है, कहाँ पर क्यों रहती है इसके हमने रीज़न पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे लैंड यूज़ यानी भूमि का उपयोग। द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फाउंड ऑन द अर्थ इज़ लैंड। जैसा हमने पढ़ा कि जो मुख्य पृथ्वी के ऊपर जो रिसोर्सेस से मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस से प्राकृतिक संसाधन है वह पृथ्वी भूमि है। लैंड कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्टिंग फैक्ट्रीज, हाउसेस, मेकिंग रोड्स, एयरपोर्ट्स एंड लेइंग रेलवे ट्रैक्स, माइनिंग एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। जैसा कि हमने पढ़ा है कि लैंड के ऊपर विभिन्न प्रकार के लक्ष्य हम तैयार कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, कृषि है, फैक्ट्रीज का कंस्ट्रक्शन करवाना, हाउसेस मकान बनाना, मेकिंग रोड सड़कें बनवाना, एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे और रेलवे ट्रैक्स भी हम पृथ्वी के लैंड की भूमि के ऊपर ही बनाते हैं। साथ में जो माइनिंग होती है यानी कि खानें होती है जिसके आधार पर इंडस्ट्रीज यानी उद्योग धंधे चलते हैं, वह भी लैंड के ऊपर ही सेटअप होती है। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। ये सामान्यतः ये सभी लैंड यूज के मुख्य साधन है या मुख्य कार्य है। देयर आर वेरियस फैक्टर दैट डिटरमाइन द यूज ऑफ लैंड सच ए क्लाइमेट, soil types, topography, availability of minerals and water। साथ में विभिन्न प्रकार के फैक्टर ये निर्धारित करते हैं कि पृथ्वी या भूमि को किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, जैसे क्लाइमेट है, जलवायु है, सॉइल टाइप्स मिट्टी के प्रकार है, टोपोग्राफी पता है मैंने पहले आपको, भू आकृतियाँ हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, साथ में खनिज और पानी की जो योग्यता है उसके आधार पर ही हम लोग यहाँ पे लैंड का यूज़ करते हैं। बिसाइड दिस जियोग्राफिकल फैक्टर सर्टेन ह्यूमन फैक्टर सच एज गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एट्सेट्रा। साथ में इसके अलावा बहुत से जियोग्राफिकल फैक्टर भी है यानी कि भौगोलिक फैक्टर तत्व भी है जिसमें ह्यूमन फैक्टर है यानी मानवीय तत्व, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी यानी सरकार की पॉलिसियाँ नीतियाँ हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तकनीकी विकास है, इट एक्स्ट्रा यानी आदि आदि। प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द लैंड यूज पैटर्न। साथ में ही प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द लैंड यूज पैटर्न, साथ में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स निर्धारित यह होता है कि हम किस पैटर्न में लैंड यूज़ करें या पृथ्वी का इस्तेमाल करें। डियर स्टूडेंट, बाकी हम कल पढ़ेंगे, आज तक यही।